नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले अहम खबर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने आरोपी सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी सुरेश से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। सुरेश चंद्राकर को, इस मुख्य आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। जुल्फिकार अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी जुल्फिकार, इसमें बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी, एक बड़ी खबर इस वक्त की। हाँ बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो एसआईटी की टीम ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कुछ देर बाद वो बीजापुर लेकर पहुंच जाएंगे और बीजापुर में उनके साथ पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को ही अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। और जिस तरीके की परिस्थिति जन साक्ष्य है उसके अनुसार अगर देखें तो पूरा मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर ही है। सुरेश चंद्राकर वही शख्स है जो इस पूरे बस्तर रीजन में अगर देखें तो एक बड़ा ठेकेदार के तौर पर बीते दिनों लगातार उसका नाम सामने आया। और कई बार और जो सड़क की गुणवत्ता को लेकर उसकी जो जहां जहां पे भी सड़क निर्माण कार्य में वो जुड़ा हुआ है, उन सड़क निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। इसी संबंध में ही हमारे साथी नीलेश त्रिपाठी और मुकेश चंद्राकर ने एक खबर ड्यूटी गंगालूर से मेलकनार तक जो 52 किलोमीटर की सड़क है और 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रही थी, और उसमें कई सारे गड्ढे और उसकी जो गुणवत्ता है उसकी खबर दी। उसी खबर को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई, जिसमें रितेश चंद्राकर जो सुरेश चंद्राकर का भाई है, दिनेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर, जो 3 जो लोग मुख्य आरोपी हैं। इसमें महेंद्र नाम राम टेके जो उनके इधर काम करता है। हालांकि महेंद्र राम टेके एक आदितन अपराधी उसे कहा जा सकता है। इससे पहले भी कोई घटनाओं में उसने अंजाम दी है और मारपीट के उसके मामले दबंगई दिखाना उस क्षेत्र में ये उसके काम रहे हैं। तो ये एक हमारे तो साथी मुकेश चंद्राकर के साथ जो घटना हुई, हालांकि जिस तरीके से पुलिस पर दबाव बना और तमाम जिस मीडिया जगत के लोगों ने इस बात को उठाया, उसके बाद से ही लगातार जो है सरकार संजीदगी से काम करती है। हालांकि 1 जनवरी जैसे ही ये 2025 का साल शुरू हुआ, 1 जनवरी की रात को ही मुकेश चंद्राकर लापता होते थे और उसके बाद जांच के बाद 3 तारीख को उनका शव बरामद किया गया और 4 तारीख को उनके अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिजन में अगर देखें तो मुकेश चंद्राकर उनके भाई हैं, माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है नहीं। और एक जो रियल ब्रदर्स हैं मुकेश चंद्राकर वो हैं। अब जब इसमें सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो तमाम पत्रकार संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इसकी स्पीडी ट्रायल किया जाए, तो स्पीडी ट्रायल को लेकर सरकार ने भी कहा है कि 4 सप्ताह में पूरी और 4 सप्ताह के अंदर चार्जशीट पेश की जाएगी और कोर्ट से भी आग्रह किया जाएगा कि इस मामले की जल्द से जल्द ट्रायल की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। जी जुल्फिकार, इस पूरे मामले में जो 30 अहम गिरफ्तारी भी सुरेश चंद्राकर की हुई है, किस तरीके का बैकग्राउंड सुरेश चंद्राकर का रहा है? क्या पहले भी किसी ऐसी आपराधिक गतिविधि में ये शख्स शामिल रहा है? इस तरीके का कोई रिकॉर्ड सामने आया है? सुरेश चंद्राकर की अगर बात करें तो ये 10 साल पहले तक बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ करता था। 10 साल पहले से ठेकेदारी के कंस्ट्रक्शन के काम में, खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो सड़क का निर्माण किए जाने, क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाके में जो सड़क के निर्माण कार्य होते हैं वो अलग अलग एजेंसियां करती हैं। क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाला ये इलाका है, इस इलाके में स्पेशल पैकेज के तहत भी सड़क निर्माण कार्य कराए जाते हैं। तो पुलिस की सुरक्षा के साथ इन सड़कों का निर्माण कराया जाता है। तो इसमें सुरेश चंद्राकर जिस तरीके से बड़ा आदमी बना और उस क्षेत्र में जिस तरीके से इसकी चर्चाएं हुई तो बहुत पैसा हुआ, क्योंकि ये वही है जिसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर बुलवाया था और हेलीकॉप्टर से बारात को लेके गए थे, ड्रोन से फूल की बारिश कराई थी। तो उसके बाद से ये चर्चा में आए थे कि कहीं ना कहीं उनके पास अवैध तरीके से जो पैसा आया, क्योंकि जो उस इलाके में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया तो गुणवत्ताहीन सड़कें बनाई, तभी ताकि इनका बहुत ज्यादा पैसा बना और उसको अलग अलग जगहों पर ये खर्च करते हुए नजर आए। जैसे कि शादी में उन्होंने खर्चा किया। अब हालांकि पुलिस इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इनके पहले
कितने और मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से ठेकेदारी के काम ये कर रहे थे और जिस तरीके से उस इलाके में चर्चा है, तो दबंगई जो है इनकी जो है उस इलाके में चलती थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया उसको लेकर एक तरीके की धौंस बनाई गई कि उनके शासन और प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनसे इनके अच्छे संबंध है, ताकि इस इलाके में इनकी एक धौंस चलती रहे। तो इस तरीके की खबरें हैं। अब इन्वेस्टिगेशन और हो रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी, इससे कई बातें और सामने निकल आएंगी और भी दूसरे लोगों का इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है, कोई अगर षड्यंत्र है। हालांकि अभी तक की जो जानकारी हुई है और अभी तक की जो जांच में है, तो वो यही कि सीधे तौर से देखा जाए तो अभी जो रिसेंट में जो खबर दिखाई गई उससे ये खुन्नस थी। हालांकि मुकेश चंद्राकर के परिवार के ही लोग सदस्य हैं, जैसे रितेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर से उसके साथ उठना बैठना होता था। लेकिन जो खबर दिखाई गई उसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और मुकेश चंद्राकर की जान चली गई, हत्या कर दी गई। अब हालांकि पुलिस का दावा है कि चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि इसमें और भी कोई कंस्पिरेसी हो, उस एंगल से भी पुलिस का कहना है, एसआईटी का कहना है कि जांच की जाएगी और जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट पेश करके इसकी ट्रायल किया जाएगा। जी जुल्फिकार, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अभी इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे थे कि जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है सुरेश चंद्राकर, उसकी अभी गिरफ्तारी हुई है और उसे पूछताछ में संभव है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिसकी हत्या से पूरे देश में गंभीर चिंता का विषय ये बनी हुई है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा जिले जैसे मुश्किल इलाके में उन्होंने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज वो बन गए थे। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। और गिलेटिन स्टिक है, एक तरह का विस्फोटक होता है। टिफिन बम या प्रेशर आईडी या ड्रम में जिस तरीके से बम का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ माओवाद संगठन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मनरेगा के आप ढेर सारे काम ला रहे हैं, इस इलाके में इसी गांव की बात कर रहे हैं, तो लोग हमें बता रहे हैं कि इनका जॉब कार्ड नहीं बन पाया है। माओवाद के खात्मे के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, अरबों रुपये के गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं, जिससे केवल नक्सलवाद ही खत्म नहीं हो रहा बल्कि कई आदिवासी जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बस्तर में मुकेश चंद्रकार केवल एक पत्रकार नहीं थे, वो आवाज थे उन लोगों की जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आदिवासियों के पलायन का दर्द हो, सड़कों की बदहाली, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मुकेश ने बस्तर के मुद्दों को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इन्हीं बच्चों की तरह कई बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया। कई जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गईं। मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पुल का पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। पुल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्रासाई और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस पुल के निर्माण में हुआ है। दुलारी की मौत किन कारणों से और किन्होंने की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल की तरफ ना जाएं, सड़क पर ना चलें, क्योंकि जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जगह जगह प्रेशर आईडीज लगाए गए हैं। ये प्लाटून नंबर 2 के मुकेश बीजापुर में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में एनडीटीवी का चेहरा तो थे ही, बस्तर जंक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल से लगभग 1,65,000 दर्शकों को उन्होंने जोड़ लिया था। ये देखिए, पुल को दिखा दीजिए और यहाँ की लापरवाही की पराकाष्ठा भी आपको बताएंगे। उनकी निडर पत्रकारिता ने कई बार उन्हें जोखिमों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। 2021 में मुकेश ने अपने साथियों के साथ घने जंगलों में जाकर नक्सलियों के शिकंजे से सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई सुनिश्चित की और उन्हें बाइक पर सुरक्षित वापस लाए। ये उनकी प्रतिबद्धता और साहस का प्रतीक था। के
गंगालूर से मिर्तुर जाने वाली सड़क पर हिरोली के पास गंगालूर से निलशनार तक बन रही सड़क में 1 किलोमीटर के दायरे में 35 से अधिक गड्ढे थे। बड़ी बड़ी गिट्टी के ऊपर सीधे ही जो इस पे लेयर बिछा दी गई छोटी गिट्टियों की, और उसका नतीजा ये देखिए, इस तरह के नज़ारे जो हैं। इस खबर में नीलेश कहानी कह रहे थे तो मुकेश कैमरे के पीछे। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है नक्सल समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई मुकेश के लिए जानलेवा साबित हुई। एक सड़क जिसका विषय आया था, एनडीटीवी ने दिखाया था उस 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को ही जब वो एनडीटीवी ने दिखाया तो 25 दिसंबर को ही जांच का आदेश हो गया था। 25 दिसंबर को ही उस पर जांच के आदेश हो गए थे। अब उस अकेली सड़क को नहीं, उसके द्वारा जो कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैं, उसके द्वारा बनाए गए सभी सड़कों की जांच करेंगे, ऐसा मेरी बात पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से हुई है। 2 साल की उम्र में मुकेश ने पिता को खो दिया। माँ और बड़े भाई के साथ बासागुड़ा के घर में रहते थे। 2005 में जब मुकेश 8वीं में थे, गांव में सलवा जुड़ुम की दहशत फैलने लगी। सड़क किनारे गांव में जुड़ुम की बैठकें हो रही थीं। जो लोग शामिल नहीं होते उन्हें जुड़ुम पीटता और जो होते उन्हें नक्सली मारते। जो बच्चे पहले बेफिक्र होकर गांव में घूमते थे, अब 500 मीटर दूर नदी तक जाने से डरते थे। सलवा जुड़ुम एक काला दाग है बस्तर के लिए, जिसने बहुतों की जान ली और इसका परिणाम सकारात्मक नहीं निकला। तो उस सलवा जुड़ुम का जिसका हम जिक्र करते हैं, उसको उसने फेस किया। सलवा जुड़ुम का कैंप में वो रहा है अपनी माँ के साथ में। बचपन में पिता का साया सर से उड़ जाना, फिर माँ का बीमार भी रहना, और उसमें भी आंगनबाड़ी की नौकरी जिसमें बहुत कम तनख्वाह। ऐसे में जीवन मुझे लगता रहा कि पहले बताता रहा, दादा हम भी महुआ बीनने गए, तो लगता रहा कि बासागुड़ा का लड़का है तो शौकिया नहीं, आर्थिक स्थिति के लिए वो महुआ बीनने जाना है, इमली बीनने जाना, फिर उसको बेचना, फिर उस पैसे को एकत्रित करना, और फिर जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़रूरत के सामान पूरे करना, खुशियाँ नहीं, ज़रूरत के सामान। माँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। बड़े भाई को पढ़ने के लिए जगदलपुर भेज चुकी थी। एक दिन गांव में नक्सली धमक गए। उन्हें खबर मिली थी मुकेश का भाई और उसका दोस्त पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। नक्सलियों ने जन अदालत बुलाई, माँ भी गई। भाई के दोस्त टिक्कू को इतना मारा कि वो चल भी नहीं सका। मुकेश की माँ को चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुकेश कभी कलेक्टर बनना चाहते थे। कलेक्टर से मिलकर बोला कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मतलब कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो पहचान गए, चंद्राकर जी आप तो कलेक्टर बनना चाहते थे, कहाँ इंजीनियर बनने की दौड़ में। और आखिर में देखिए ना कलेक्टर बने ना इंजीनियर बने, पत्रकार बन गए, जो उसने कभी सोचा ही नहीं। आवापल्ली के गैरेज में काम करता था, हमेशा बताता था, दादा इस गैरेज में मैं काम किया हूँ, गाड़ी धोना सिखाए हैं, गाड़ी बनाना सिखाऊँ। दादा इस जंगल में मैं महुआ बहुत बिनाऊँ, इस यहाँ पे महुआ बिनाऊँ, यहाँ इमली बिनाऊँ, यहाँ इमली बेचता था। दिसंबर 2005 में माँ ने खत भेजा कि गांव का माहौल ठीक नहीं, वो राहत शिविर में जा रही हैं। उन्होंने तिरपाल और जानवरों के साथ झोपड़ी बनाई। 3 साल बाद मुकेश और भाई युकेश अपनी माँ से मिल सके। मुकेश ने मुझे बताया था कि कैसे सलवा जुड़ुम के कई नेता ठेकेदार बन गए थे, राहत शिविरों में घटिया राशन मिलता और गांव में मकान ज़मीन छोड़कर आए लोग मजदूरी करने के लिए बेबस थे। कई लड़कों के हाथों में डंडों की जगह बंदूकें थमा दी गईं। इस बीच उनकी मां को कैंसर हो गया। उनके समाज में मौत के बाद जलाने और दफनाने दोनों का रिवाज है। यह एक परंपरा यह भी है कि मृत शरीर के पास घर की छत का एक खपरेल रखना होता है। उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाए, वो भी उस जगह पर जहां पिता के निधन के बाद उनके शरीर को दफनाया गया था। एक इच्छा यह भी थी कि गांव के घर की छत का एक खपरेल उनके मृत शरीर के पास रखा जाए। मुकेश के घर की छत पहले ही उजड़ चुकी थी। उन्हें लगा कि खपरे का कोई टुकड़ा तो वहां मिल ही जाएगा। करीब 2 घंटे तक मुकेश छत का खपरा तलाशते रहे। मुकेश ने अपने संघर्षों को पत्रकारिता के जरिए एक आवाज दी। बासागुड़ा जैसे इलाके में जहां 10वीं पास करना भी बड़ी बात है, उन्होंने पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित किए। कभी महुआ बीना, कभी गैरेज में काम किया। माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही और उसके बाद सैलरी भी बहुत कम, उसमें भी लालन पालन 2 बच्चों का, पुरुषोत्तम बाबा, इन सब का होता था। घर में दुकान लगा के भी चलाता था। आवापल्ली में छोटा सा कैरम क्लब जैसे बना के चलाने की कोशिश किया था। तो ये सब काम करते रहता था कि आप गांव में हो बासागुड़ा जैसे क्षेत्र में तो आप इमली बीनने जाओगे, महुआ बीनने जाओगे, तो महुआ बीनने मैं और वो साथ में जाया करते थे, क्योंकि उसका जो एक खेत था बासागुड़ा का जस्ट सामने था, वहाँ पर
महुआ का पेड़ था, तो वहाँ हम लोग दोनों महुआ बीनने जाते थे, क्योंकि वहाँ से पास में बेर का झाड़ था। तो हम लोग दोनों वहाँ महुआ बीनते थे, और अगर वो नहीं होता तो कट्टा मीठा पलकाने, बेर खाने, ये सब करने के लिए चले ही जाते थे। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ मुकेश का बचपन सलवा जुड़ुम और माओवादी हिंसा से गहराई से प्रभावित था। उनकी मां मजबूरी में अपना गांव छोड़कर राहत शिविर में रहने चली गईं। ये संघर्ष उनकी सहानुभूति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का आधार बना। व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद, जैसे अपनी मां को कैंसर से खो देना, मुकेश ने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। उनकी कहानियां बस्तर के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनती रही, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई ने उनकी जान ले ली। उनकी क्रूर हत्या ने न केवल पत्रकारिता बल्कि सच्चाई और न्याय के पक्षधरों को भी गहरा आघात पहुंचाया है। एक दिन वो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो कर रहा था, तो बोलता ही जा रहा था। अब मैं उसको खड़ा होकर देख रहा हूँ नदी किनारे इंद्रावती के। तो मेरे पास आया और बोला, दादा आप मेरे को देख के क्या सोच रहे हो कैमरे में ही? तो मैं वो सोचा कि तुम इतना बोल रहे हो, तुम दूसरे की कहानी बता रहे हो, तुम्हारे खुद के पास इतनी कहानी, तुमने वो सारी कहानियाँ खुद जी हैं। हम तो पूछते हैं उन कहानियों को, तुमने तो जिया है, तुम अपनी कहानी बताओ। कभी बताऊँगा दादा। और बहुत दुखद है कि वो सारी कहानियाँ, सारी जो जानकारियाँ, वो सारे अनुभव उसके हत्यारों ने सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया। मुकेश की कहानी याद दिलाती है कि सच्चाई के लिए आवाज उठाने वालों का रास्ता आसान नहीं होता। मुकेश को याद करते हुए उनकी विरासत को सम्मान दें और उन लोगों का साथ दें जो आपकी कहानियां सुनाने का साहस रखते हैं।